अगर हमारी सेल चार्जिंग पे लगी होती तो ये रिलेशन हमारा हो जाता E प्लस आई आर। यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा अपना सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स, उसका ईएमएफ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल वगैरह वगैरह, सेल्स के कॉम्बिनेशंस, सीरीज एंड पैरेलल हम रेजिस्टेंस में भी पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर्स में भी पढ़ चुके हैं, और अब कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस के साथ सेल्स का कॉम्बिनेशन आज पढ़ेंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज का। सबसे पहले सेल क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। सेल वो डिवाइस है जो किसी सर्किट में करंट के फ्लो को बनाए रखता है। तो इट मेंटेन्स द स्टेडी फ्लो of current in a circuit। सेकंड आता है इसका ईएमएफ। सेल मेन रूप से इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ें तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव जिसे एनोड बोलते हैं, एक नेगेटिव जिसको कैथोड बोल देते हैं। सेल के अंदर जो करंट जनरेट करने के लिए मटेरियल होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट में आयंस का फ्लो होता है, नेगेटिव आयंस जो अपने कैथोड की ओर जाते हैं, पॉजिटिव आयंस एनोड की ओर जाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी करंट फ्लो होने लगती है, और जिस आउटर सर्किट में हम इसको कनेक्ट करते हैं उसमें यह करंट फ्लो कराता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो यानी सेल के अंदर अगर कंप्लीट सर्किट में हम फ्लो देखेंगे तो सेल के बाहर करंट फ्लो होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। अब इसमें दो तरह की सेल हम अपनी लैब में यूज करेंगे, एक लैग्रांजे सेल और एक डैनियल सेल। लैग्रांजे सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है हमारा NH4Cl, जिसमें NH4 आयन और Cl आयन ये फ्लो होते हैं। और डैनियल सेल में हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है कॉपर सल्फेट। डैनियल सेल में जो पोर्ट होता है वो कॉपर का होता है, और इसमें प्लॉट ये तो प्लास्टिक टाइप या कोई भी कंटेनर हो सकता है, ये प्लास्टिक का पोर्ट होता है। इसमें एक पोरस पोर्ट भी होता है, एक ग्लास टाइप होता है, उसमें हम कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड। एक इलेक्ट्रोड इसमें डालते हैं। यहाँ पे डैनियल सेल में ये हमारा इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, और ये कॉपर का पोर्ट ही हमारा पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है। इसमें यहाँ पे कॉपर सल्फेट भरते हैं, और ये अपना पोरस पोर्ट इस कॉपर सल्फेट में हम डाल के रखते हैं। तो हल्का सा इंट्रोडक्शन सेल, इन दोनों सेल का हो गया। लैब में इनको आप यूज करेंगे, वाइवा में इनके बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अक्सर पूछ लेते हैं किस सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात सेल का ईएमएफ क्या होता है। किसी सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाए तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल से करंट ना ली जा रही हो, यानी सेल ओपन सर्किट पे हो, तब वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल्स के बीच कहलाता है उसका ईएमएफ। तो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स of a cell
व्हेन नो करंट इज बीइंग टेकन फ्रॉम इट या फ्रॉम द सेल, या ये कह दीजिए सेल इज एट ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होगा तो करंट नहीं बहेगी, दोनों की एक ही बात है। दूसरा आता है फिर टर्मिनल पोटेंशियल। यही पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल से करंट ली जा रही हो तब सेल के टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी तब वो कहा जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल। तो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of a cell when current is being taken from the cell। जब सेल से करंट ली जा रही हो तब उसके टर्मिनल्स के बीच अगर हम वोल्ट मीटर या कोई डिवाइस जोड़ कर देखें तो जो वैल्यू आएगी वो टर्मिनल पोटेंशियल बताएगी, और जब सेल से करंट ना ली जा रही हो तब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो ईएमएफ का। करंट फ्लो होते टाइम कुछ पोटेंशियल ड्रॉप सेल के अंदर ही हो जाता है तो तब उसकी टर्मिनल जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो ईएमएफ से कम रह जाएगी, यानी ईएमएफ की वैल्यू इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये याद रखेंगे, ईएमएफ को हम सिंबल देते हैं कैपिटल ई और टर्मिनल पोटेंशियल को सिंबल देते हैं V। तो इन दोनों बातों से एक बात क्लियर हो जाती है कि E इज ग्रेटर देन V। ये सब जब सेल से करंट नहीं ली जा रही है तब, और जब सेल से करंट ली जा रही है तब, तो ये कम रह जाएगा। तो E ग्रेटर देन V। MCQ में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि E और V में विच वन इज ग्रेटर, तो आंसर रहेगा हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इन दोनों की यूनिट की बात की जाए तो दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, तो दोनों की यूनिट रहेगी वोल्ट, ये भी यूनिट वोल्ट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में बोला जा रहा है फोर्स, जबकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में इसकी यूनिट न्यूटन हो जानी चाहिए थी, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम कन्वेंशनली स्टार्टिंग में इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानने लगे थे, बाद में इसको पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म दी गई। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शायद इसलिए दिया गया होगा कि किसी कंडक्टर के बीच जैसे ही हम बैटरी को जोड़ते हैं, सेल को जोड़ते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर जो करंट फ्लो करते हैं कंडक्टर में, उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, F=E/E, ये बात आ चुकी है पहले। तो क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जनरेट हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रॉन मूविंग फोर्स यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जब उसकी वैल्यू आती है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, इसलिए यूनिट वोल्ट ही रहेगी, तो इसमें फोर्स में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब करंट निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक सेल के अंदर फ्लो होती है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट करंट को ओपोज करता है, सेल के रास्ते में रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो उस रेजिस्टेंस को जो सेल के अंदर डेवलप हुआ है इलेक्ट्रोलाइट के कारण, उसे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड to the flow of current by the electrolyte of the cell। इसको हम रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट ओम रहेगी, सिंबल ये भी होता है ओम का, और इसका सिंबल रहेगा स्मॉल r। सिंबल को चलो यहाँ लिख देता हूँ इसके साथ स्मॉल r। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो आगे काम आने वाली हैं न्यूमेरिकल वगैरह में भी, आगे के डेरिवेशन में भी।
तो इनको बताते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आप सबने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके आप इसको देख लेंगे। तो नेक्स्ट चलता हूँ। रिलेशन फॉर E, V एंड R। किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके टर्मिनल पोटेंशियल जब उससे करंट ली जा रही है, और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, इन तीनों में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो वो रिलेशन एक बार देख लेते हैं क्या है, उसको ड्राइव करते हैं। छोटा सा एक डायग्राम पहले उसके लिए बना लेते हैं। ये कोई सेल है जिसका EMF E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और ये किसी सर्किट में करंट I सेंड कर रही है। उस सर्किट का रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो जब ये करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगी तो हम ओम्स लॉ से जानते हैं कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए V = IR। ओम्स लॉ से हम जानते हैं। यही करंट जब इस इंटरनल रेजिस्टेंस में पास होगी तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ भी होगा। तो अभी इसको देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज कम्बिनेशन आपने पढ़ लिया है। वही करंट इस रेजिस्टेंस से भी पास होगी और इससे भी पास होगी। तो जब सेम करंट दोनों से पास होगी तो सीरीज में हुए। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो गया? नेट रेजिस्टेंस हो गया अपना R+R, और सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है अभी, जब तक करंट नहीं ली जा रही है तब तक उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को E बोल रहे हैं। तो वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने वाले हैं हम E। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को टोटल रेजिस्टेंस अगर डिवाइड करें तो हमारी करंट आ जानी चाहिए I = E/R+R। अब यहीं से आगे बढ़ जाता हूँ इधर। सेल ऑफ EMF E and internal resistance R sends current I in external resistance capital R as shown in diagram. Therefore, current I must be total potential difference upon total resistance। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट नहीं ली जा रही थी तो E था, तो नेट करंट जो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसमें शो करेगा तो ये आनी चाहिए। तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो IR प्लस स्मॉल IR मस्ट बी E। और ये करंट जब इस रेजिस्टेंस में पास होगी तो इस I × R की प्रोडक्ट को हम ओम्स लॉ से कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V। तो बिकॉज IR = V, ओम्स लॉ से हम जानते हैं किसी रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश किया गया वो उसमें फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हमने V लिख लिया। देयरफॉर
V प्लस आई आर इक्वल टू ई, या ये कह दीजिए कि V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये रिलेशन हमारा टर्मिनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच आया। जब करंट ली जा रही है, अगर तब मैं इस सेल के टर्मिनल्स के बीच यहाँ कोई वोल्टमीटर जोड़ूं तो वैल्यू आएगी ये V, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में से I और R की प्रोडक्ट को लेस करके आएगी। इस तरह से टर्मिनल पोटेंशियल यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि E से छोटा है, E की वैल्यू में से कुछ लेस करके तब V के बराबर आया, नहीं तो ये बड़ा था उससे। यहाँ पे एक बात गौर करने की ये है कि जब सेल से करंट ली जा रही है तब ये रिलेशन आया V इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर हमारी सेल चार्जिंग पे लगी होती तो ये रिलेशन हमारा हो जाता E प्लस आई। एक बार इसको मैं समझा देता हूँ कैसे। जब सेल करंट आउटर सर्किट में फ्लो कर रही है तो सेल के अंदर करंट निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो हो रही है सेल के अंदर। और जब हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, मान लीजिए ये मेरा चार्जिंग पॉइंट है, अभी इस सर्किट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मान लीजिए सेल को हमने चार्जिंग पे लगाया तो हमारे चार्जिंग सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से। और सोर्स की वोल्टेज हाई है तभी तो चार्ज कर पाएगा। जब इसकी हाई वोल्टेज है तो ये अपने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो सर्किट में इस तरह से कराएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से चलते हुए इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाए वो। तो जब करंट इस तरह से फ्लो होगी तो अब करंट की डायरेक्शन पहले वाले के अपोजिट है, सेल के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है। और जब सेल करंट दे रही थी तो तब सेल के अंदर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर थी, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। इसलिए यहाँ पे भी सेंस अपोजिट करते हुए हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो देयरफॉर व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज्ड देन ये रिलेशन हो जाना चाहिए हमारा V इक्वल टू ई प्लस आई आर। करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, सेंस अपोजिट हो गई है, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। इस टाइम हमारे चार्जिंग सोर्स की जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन हो गई है सेल के EMF से। तो ये पॉइंट अच्छा है, याद रखने लायक है, आगे काम आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि सेल्स की ग्रुपिंग सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन में करते हैं तो उन सेल्स का इक्विवेलेंट EMF क्या आना चाहिए, उन सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से जोड़े जाने चाहिए, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब आगे चलते हैं अपने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। काफ़ी ईजी होना चाहिए। आप लोगों ने पहले ही सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग रेजिस्टेंसेस की और कैपेसिटर्स की कर चुके हैं आप लोग, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए, इजीली आपको समझ जाना चाहिए। तो अगर कोई थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ी बहुत आएगी तो मैं बता ही रहा हूँ। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और सबसे पहले करते हैं सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में हम जानते ही हैं एंड टू एंड कनेक्शन करते हैं हम। मान लीजिए दो सेल्स हैं, उनको हम एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। मान लीजिए ये सेल का EMF E1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये सेल का EMF E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये किसी सर्किट में जब कनेक्ट करेंगे तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगी सेल के। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़े वाली लाइन जो करते हैं हम, ये छोटे वाली, ये बड़े वाली, ये नेगेटिव जो है छोटे वाली। तो दोनों अपनी अपनी करंट जो फ्लो करा सकते हैं वो कराएंगे, लेकिन सीरीज कम्बिनेशन में दोनों की करंट मिलके एक सिंगल करंट ही बन के फ्लो होगी। तो दोनों सेल्स की जो नेट करंट बहेगी उसे हम I कहते हैं। ये पॉइंट है A,
ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। ए और सी के बीच में ये दो सेल हमारी जुड़ी हुई है। तो जब सेल से करंट ली जाती है तो वो उसकी टर्मिनल्स के बीच जो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल। तो मान लेता हूँ ए से लेके बी तक इस सेल के टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वो चलो ए और बी के बीच में है तो वी ए बी कह देता हूँ। ए और बी के बीच में इस सेल के कारण जो टर्मिनल पोटेंशियल डेवलप हुआ है तो वो है वी ए बी। उसी तरह से अगर इस सेल के टर्मिनल्स के बीच इस टाइम में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूं तो वह मेरा मान लेते हैं वी आएगा, उसका नाम रख देते हैं वी बी सी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। अब मुझे E1 और E2 दोनों सेल के ईएमएफ का टोटल ना कह के इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आने वाला है। दोनों सेल का ईएमएफ जो नेट इक्विवेलेंट आने वाला है वो E1 प्लस E2 आएगा या E1 माइनस E2 आएगा या E1 इंटू ई आएगा या E1 अपॉन E2 आएगा। तो वो इक्विवेलेंट वैल्यू इनमें से चारों रिलेशन में से जो मैंने बोले हैं अभी इनमें से कौन सा आने वाला है, तो वो डेरिवेशन यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले सीरीज कम्बिनेशन में मैं चाहे कैपेसिटर में बताया हो चाहे रेजिस्टेंस में बताया हो, सभी के अलग अलग पोटेंशियल का सम नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस और इसका, ये दोनों सेल सीरीज में है तो दोनों ए से सी के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाना चाहिए इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम। तो पहले लेट E1 एंड E2 R1 and R2 are the EMF and internal resistance of the given cells respectively. They send current I in outer circuit therefore if VAB is the potential difference between A and B देन VAB, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं VA माइनस VB, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव पोटेंशियल का टर्मिनल लो होता है, इसलिए A को मान सकते हैं हाई पोटेंशियल पे और B हुआ लो पोटेंशियल पे। तो A और B का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VAB ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल का डिफरेंस A हो गया पॉजिटिव का और B हो गया VB हो गया, VA हो गया पॉजिटिव टर्मिनल का और VB हो गया निगेटिव वाले का। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि E1 माइनस IR1, V इक्वल टू E माइनस IR का जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसमें V की जगह VAB आ गया हमारा, E की जगह E1, I और R की जगह R1। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C, जैसे VBC लिखा उसी तरह से B वाला टर्मिनल का पोटेंशियल VB जो है हाई है और C वाला टर्मिनल निगेटिव है जो लो पोटेंशियल पे है, इसलिए VBC को लिख सकते हैं हम VB माइनस VC। और यहाँ के भी मुझे डेटा मेरे सामने हैं, V ये रहा, E ये रहा, करंट I फ्लो हो ही रही है और R की जगह R2 रखते हुए ये मेरी रिलेशन बन जाएगा E2 माइनस IR2। वो पहले वाली इक्वेशन 1 कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं। अब अगर A और C के बीच का नेट पोटेंशियल डिफरेंस में निकालूं तो क्या आ जाना चाहिए, देयरफॉर नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C वो होना चाहिए मेरा VAC
ए पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है और सी नेगेटिव टर्मिनल के साथ है, तो निश्चित रूप से ए हाई पोटेंशियल पे हुआ, सी लो पोटेंशियल पे हुआ। तो मुझे ऐसे भी लिखना चाहिए इसको वी ए माइनस वी सी। अब ये देखिए इक्वेशन 1 और 2 में वी ए के साथ माइनस बी है और यहाँ पे वी बी के साथ माइनस वी सी है, और मेरे पास इस थर्ड रिलेशन में या तो वी ए है या फिर वी सी है, वी बी नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा इस पर ध्यान करूँ तो एक इक्वेशन में वी बी माइनस का है, दूसरे में वी बी प्लस का है, और वही मैं यहाँ प्लस माइनस वी बी को कर लूँ, यानी वी बी को ऐड भी कर लूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ, यानी ऐड करने वाला ये ले लूँ और सब्ट्रैक्ट करने वाला ये ले लूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग समझें इसको कि वी ए सी को मैं वी ए माइनस वी सी इस तरह से करके, और जो वी ए के साथ वी बी माइनस का था उसको लिख लूँ, और जो वी सी से पहले वी बी प्लस का था उसको लिख लूँ। वी बी उतना ही ऐड कर दिया, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, न्यूमेरिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे मेरा काम आसान हो गया है कि ये मेरी वैल्यू बन गई है वी ए बी वाली ये, और ये वैल्यू बन गई है वी बी माइनस वी सी वाली ये, और मैथमेटिकली कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा करने से। तो वी ए सी की मेरी वैल्यू आ जाती है, इन दोनों की मैं वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू मेरी हो गई E1 माइनस IR1, और वी बी माइनस वी सी की वैल्यू बनती है E2 माइनस IR2। सिंपल है बिल्कुल। अब इनको E1 और E2 वाली दोनों टर्म को एक साथ ले लेते हैं और माइनस आई कॉमन लेके R1 प्लस R2 को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस आया सीरीज कम्बिनेशन का, और इसे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 3। अब मुझे तो निकालना है इक्विवेलेंट ईएमएफ दो सेल का, तो राइट साइड को अभी होल्ड करके और लेफ़्ट साइड में विचार करते हैं कि ए और सी के बीच अगर दोनों सेल की बजाय एक सिंगल सेल कनेक्ट कर दी जाती जो वही काम करती जो ये दोनों सेल मिलकर कर रही हैं, तो अगर वो सेल, मैं अलग से यहाँ सर्किट बना देता हूँ, उस सेल का ईएमएफ हमारा ई होता, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता, और वो अकेली सेल उसी सर्किट में आई करंट फ्लो करती, तो वो सेल इन दोनों के इक्विवेलेंट मानी जाती, इसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर अगर होता तो। और यही वो पॉइंट ए और सी हैं जिनके बीच में वो दो सेल भी जोड़ी गई थी और ये सिंगल सेल भी जोड़ी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी के बीच में अगर ये सेल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करती है वी ए सी, तो उसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये जो E होगा ये इन दोनों सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा। तो यही बार बार हम चाहे कैपेसिटर में किया हो सीरीज कम्बिनेशन, चाहे रजिस्टर्स में, वहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगाते थे। तो लिखेंगे इफ़ E इज़ द इक्विवेलेंट EMF of the cells या of the two cells and small r the equivalent internal resistance then VAC must be, या चलो इसको ऐसे लिखता हूँ, then potential difference बिटवीन ए एंड सी मस्ट बी। तब ए और सी के बीच में क्या हो जाएगा इस सर्किट को देखते हुए, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। वी ए सी लिख देता हूँ इसको, वी ए सी इक्वल टू वही ए और सी के बीच वी ए सी, तो वी ए सी मस्ट बी ई माइनस आई आर। ये इक्वेशन 4 अगर बना लें तो थर्ड और 4 में लेफ्ट साइड की वैल्यू वी ए सी अगर 4 से मैं थर्ड में रख दूँ तो ये रिलेशन हमारा आ जाएगा। इस साइड को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से हटा के। तो फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4
तो लेफ़्ट साइड में VAC की वैल्यू रख देता हूँ, V इक्वल टू E माइनस आई आर, और राइट साइड में मेरे पास हैं E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल आ जानी चाहिए। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज वाला जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले पोर्शन के बराबर आ जाना चाहिए, और जो करंट वाला पोर्शन है वो करंट वाले पोर्शन के बराबर आ जाना चाहिए। तो कंपेयर कर देते हैं दोनों साइड को, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो E आ जाता है हमारा इक्विवेलेंट EMF E1 प्लस E2, एक अच्छा रिलेशन आया। सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जब कंबाइन किए थे तो वहाँ भी R इक्वल टू R1 प्लस R2 ऐसे ही आया था। कैपेसिटर में उल्टा आया था ज़रूर, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। रिमाइंड कराने की थोड़ी आदत सी है मुझे, तो बार बार उनको रिमाइंड कराता रहता हूँ। उसी तरह से I वाले पार्ट को कंपेयर करता हूँ, तो I कैंसिल हो गए और हमारा रह जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस IR इक्वल टू माइनस आई R1 प्लस R2 रखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल करके I से I कैंसिल करके डायरेक्ट में लिख देता हूँ R इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका मतलब है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में ही जुड़े हुए ट्रीट करते हैं, इसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे रेजिस्टेंस वो सीरीज में ही जुड़े हुए हों, भले ही वो सेल के साथ हैं लेकिन बिहेव ऐसे ही कर रहे हैं जैसे अभी भी वो सीरीज में ही जुड़े हुए हों। तो ये इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का हमारा डेरिवेशन आ गया है, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है। अब यहाँ एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात नोट कर लेंगे कि अगर इनमें से एक सेल अपोजिट सेंस में कनेक्टेड होती इस तरह से, नेगेटिव टर्मिनल इस साइड एंड पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड, E2 वाला, तो फिर इक्विवेलेंट EMF में हमारा आ जाता E1 माइनस E2, क्योंकि ये सेल अब इस सेल का अपोज कर रही है, और अपोज का मतलब है उसको हम अपोजिट सेंस से दिखाएंगे, नेगेटिव सेंस से दिखाएंगे। लेकिन रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में अभी भी सीरीज में ही है। रेजिस्टेंस कोई अपोजिट सेंस नहीं होती रेजिस्टेंस की, उसे तो रुकावट ही पैदा करनी है, करंट चाहे उधर से जाओ चाहे इधर से जाओ। तो या व्हेन द सेल E2 is connected in opposite sense, then हमारा इक्विवेलेंट EMF हो जाना चाहिए था E इक्वल टू E1 माइनस E2। अब दोनों सेल का EMF दोनों के डिफरेंस के बराबर आ जाना चाहिए, क्योंकि एक सेल अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेजने की कोशिश करेगी, लेकिन रेजिस्टेंस अभी भी R1 प्लस R2 ही रहेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। रेजिस्टेंस तो तब भी रुकावट पैदा करता करंट के फ्लो में, और अब भी। तो रेजिस्टेंस को हम R1 माइनस R2 नहीं लिखेंगे, सेल के EMF जरूर एक दूसरे को कमज़ोर करते हुए E1 माइनस E2 हो जाएंगे। तो इसी तरह से अगर n सेल हम जोड़ दें तो यहाँ पे E1 प्लस E2 प्लस E3 n तक हो जाएगा, और R1 प्लस R2 प्लस R3 उसी तरह से n तक हो जाएगा। तो इसको यहीं पे हम आज के काम को फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट जो है सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच।